नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन में सबसे पहले खबर समस्तीपुर से, जहां एक घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटना उजियारपुर के मालती गांव की है। बताया जा रहा है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी है और तेजी से फैलती गई। घर में रखे सभी सामान जलकर इस दौरान राख हो गए। स्थानीय लोगों ने आग पर हालांकि काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थी जिसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर समस्तीपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आग से लाखों का नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई और पूरा सामान जलकर राख हो गया। लाखों का नुकसान इस दौरान बताया जा रहा है और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कवायद में लगातार जुटी हुई है। गया जंक्शन पर आरपीएफ जवान ने चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला की जान बचाई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक महिला अपने बच्चों के साथ गया हावड़ा ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी थी। आरपीएफ जवान रामजी लाल बुनकर पहले से खतरे को भांप चुके थे और लगातार महिला के साथ चल रहे थे। जबकि महिला संतुलन खोकर ट्रेन से गिरने वाली थी, तभी उन्होंने महिला को ट्रेन से खींच लिया। साथ ही महिला का एक बच्चा जो ट्रेन में चढ़ गया था, उसे भी ट्रेन से बाहर निकाला। महिला गया के अलीपुर गांव की रहने वाली है। बाद में उसे दूसरे ट्रेन से हावड़ा भेजा गया। और बिहार में कल पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान होगा। 903 पंचायतों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 37 जिलों के 63 प्रखंडों में वोटिंग के लिए 12,786 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 27,730 पदों के लिए 1,05,658 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसके लिए 72,85,000 से ज्यादा वोटर हैं। बिहार एटीएस ने आर्मी के जवान को हनी ट्रैप के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जवान का नाम गणेश है, जो फिलहाल पुणे में तैनात है। आरोप है कि उसने पाकिस्तानी महिला को सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी भेजी थी। हनी ट्रैप मामले में सेना का जवान गिरफ्तार। पाकिस्तानी महिला को देता था जानकारी, साझा करता था गोपनीय दस्तावेज। इस जिप्सी में वो शख्स बैठा है जिसके ऊपर सीमा के सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो देश के राज दुश्मनों को देने लगा। आईबी की सूचना पर बिहार एटीएस ने गणेश कुमार मुकेश नाम के सेना के जवान को गिरफ्तार किया है, जो सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान की एक महिला को भेजा करता था। जानकारी है उसके मुताबिक गणेश जो है वो लगातार सेना से जुड़े हुए अहम जानकारी जो है वो पाकिस्तान में बैठी एक महिला को साझा कर रहा था, उसे वो मुहैया करा रहा था। और इसी बात की जानकारी जो है आर्मी इंटेलिजेंस को हुई और आर्मी इंटेलिजेंस ने जो है इस जानकारी को एटीएस से साझा किया। नालंदा जिले के अस्थावा गांव निवासी गणेश कुमार मुकेश सेना में मेडिकल कोर का जवान है। वर्तमान में उसकी पोस्टिंग महाराष्ट्र के पुणे में है। आईबी की रिपोर्ट पर छठ के 2 दिन पहले से ही बिहार एटीएस की टीम जवान के पीछे लगी थी। पुष्टि होने पर रविवार दोपहर को एटीएस ने दानापुर इलाके से आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया। कहा यह भी जा रहा है कि सेना के कई अहम दस्तावेज के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट्स, कई पिक्चर्स जो हैं वो गणेश ने पाकिस्तान में बैठी अपने जो महिला थी जिसके संपर्क में वो लगातार था, उसे वो मुहैया करा रहा था। आरोपी जवान गणेश से खगौल थाने में पूछताछ हुई। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सूत्रों की माने तो उसने पाकिस्तानी महिला के साथ कई अहम जानकारी साझा की है, जिससे उसकी दोस्ती 2 साल पहले हुई थी।
जब वो राजस्थान के जोधपुर में पोस्टेड था। गणेश उस महिला से फोन पर भी बातचीत करता था जिसने खुद को नेवी की मेडिकल टीम का स्टाफ बताया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर दानापुर से, जहां के सुल्तानगंज मोहल्ले में बम ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट मोहम्मद सुलेमान के घर में हुआ। अब एसटी और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। ब्लास्ट के बाद की ये तस्वीरें दानापुर इलाके के जनकधारी स्कूल के पीछे सुल्तानपुर मोहल्ले के जहान खान रोड की है, जहां मोहल्ले के तंग गलियों में बने एक घर में अचानक हुए धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि मोहल्ले के लोग खौफ और दहशत से कांप गए। घर की दीवार भरभराकर गिर पड़ी। घर के ऊपर लगा एल्बेस्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया। आसपास के घरों में लगे कांच के शीशे भी टूट गए। देखिए, यही वो मकान है जिसमें ब्लास्ट हुआ है। धमाके की खबर मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश में जुट गई। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि धमाका कैसे हुआ है। देखें कि ये है ना, कुछ लोग जा रहे हैं तो मैं इनके पास गई। इनका अंदर का दीवार जो है थोड़ा गिरा हुआ है और ये खून से बिल्कुल लथपथ थी। इनको लेकर के हम हॉस्पिटल आए। जिस मकान में धमाका हुआ है वो मोहम्मद सुलेमान का है और उस मकान में उसके 4 बेटे रहते हैं, जिसमें से आर्मी के ठेकेदार मोहम्मद शफीक और मोहम्मद ओन दोनों के घर को बम ब्लास्ट से नुकसान हुआ है। इस धमाके में सफीक का बेटा शाहिद अब्दुल्ला, पत्नी आयशा, मां सबदरीन खातून और तौसिक की मां जायदा खातून घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए आनन फानन में दानापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपने चूल्हा के पास बैग लगा के फटा और चूल्हे के पास पीछे वाला दीवार गिरा। विस्फोट के बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। अब तक पुलिस को कुछ हाथ नहीं लग पाया है और न ही पुलिस ब्लास्ट के पीछे की वजह बता पा रही है। मोहम्मद सुलेमान है, बुजुर्ग हैं, उनका ही घर है, उनके 4 बेटे हैं। इसी घर में एक आवाज़ हुई और एक धमाके की सूचना मिली थी। मौके वारदात पर हम लोग आए थे। एसपी जो दानापुर हैं उन्होंने इसका मुआयना किया। सिटी एसपी पहुँचे, मैं भी आया हूँ। एफएसएल की टीम आई है। एफएसएल टीम इसको एनालाइज कर रही है और आसपास का जो क्षति हुआ है उसको देख रही है। उसका रिपोर्ट आने के पहले हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे इस बारे में। ऐसे में सवाल है कि मकान में ब्लास्ट कैसे हुआ? क्या घर के भीतर बम रखा हुआ था? क्या पुलिस मोहम्मद ओन से पूछताछ की है? क्या मोहम्मद सफीक ने पुलिस को कुछ बताया है? ब्लास्ट के पीछे की गुत्थी इन सवालों के जवाब के साथ ही उलझी हुई है, जिसे सुलझाना बाकी है। पुलिस ने जांच का जिम्मा एफएसएल की टीम पर सौंप दिया है। ऐसे में एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ब्लास्ट कैसे हुआ था। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। ब्लास्ट के बाद एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया और मामले की जांच लगातार की जा रही है। साथ ही एटीएस को भी इस मामले में खबर दे दी गई है। हम खड़े हैं दानापुर के सुल्तानपुर में। यहाँ बम ब्लास्ट हुई है जिसमें एक धमाका हुआ है और ये धमाके से जो है ये घर का आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये दीवार जो है उड़ गया है। इसमें लगभग जो है 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 गंभीर हैं, जिसमें एक महिला है, एक बच्चा है और जबकि एक और है। इन सभी घायलों को जो है पीएमसीएच इलाज के लिए भेजा गया है और यहाँ एसएसपी और एफएसएल की टीम पहुँची हुई है, जांच कर रही है। एसएसपी भी जो है यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ अंदर एसएसपी मौजूद हैं और मामले की जाँच कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल ये पता नहीं चला है कि किस तरह से बम ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि करकट के रूम में जो है बम ब्लास्ट हुआ है और उसी में जो है बच्चा भी था और महिलाएं भी थी, वो घायल हुई हैं। बगल में जो है एक और महिला आई थी यहाँ पर चाय पीने के लिए, वो घायल हुई हैं। सभी घायलों के इलाज के लिए जो है भेजा गया है और फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। एफएसएल की टीम बुलाई गई है और जाँच चल रहा है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और वहीं पूर्णिया के पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह हत्याकांड में करीब 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। वैसे रिंटू सिंह की हत्या के मामले में आशीष सिन्हा समेत 2 नामजद और अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
ये सीसीटीवी फुटेज शुक्रवार शाम का है। दौड़ते हुए एक अपराधी आता है, सरसी के स्टेट बैंक के सामने खड़े पूर्व जिला परिषद सदस्य विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह को गोली मार देता है। रिंटू सिंह की मौत हुई या नहीं ये तस्दीक करने के लिए बदमाश दोबारा थोड़ी दूरी से लौट कर आता है और कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर फिर एक गोली मारता है और फिर हथियार लहराते हुए फरार हो जाता है। ये घटना किसी दूर दराज इलाके की नहीं, पूर्णिया के सरसी थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर घटी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। फुटेज में अपराधी साफ साफ दिख रहा है, लेकिन 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। यही नहीं, रिंटू सिंह के परिजनों की तरफ से आशीष सिंह समेत 2 नामजद और 2 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर में नामजद भी अभी बने हैं और अज्ञात भी हैं, उन्हीं की छापामारी की जा रही है। गिरफ्तारी का प्रयास लगातार चल रहा है। एफएसएल की टीम आई है, अभी वही घटनास्थल पर जो भी संभावित एविडेंस हो सकते हैं उसी को कलेक्ट करने में हम लोग लगे हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी नहीं हो पाई। थाने में दर्ज एफआईआर में बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है और जिस आशीष सिंह उर्फ अठिया के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है वो उनका भतीजा बताया जा रहा है। हालांकि लेसी सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है। ये सुन के तो हम स्तब्ध रह गए। उसके बाद ये तो सरासर मेरा नाम घसीटा गया है कि मेरी छवि धूमिल करने के लिए, हमको परेशान करने के लिए, कि प्रतिष्ठा गिरे समाज में। सवाल है कि क्या पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में है? क्या हत्या के पीछे मंत्री लेसी सिंह के भतीजे का हाथ है? सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा शख्स कौन है? अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी? ये सवाल तब लाजमी हो जाते हैं जब ये जानकारी सामने आती है कि रिंटू सिंह पर 3 नवंबर को भी जानलेवा हमला हुआ था। रिंटू सिंह ने थाने में आवेदन भी दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल है कि रिंटू की मौत के बाद पुलिस अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएगी? न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से प्रवीण और पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। पूर्णिया में पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह की हत्या मामले में सियासत अब तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने हत्याकांड को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, जिस पर जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने पलटवार किया है। दिन दहाड़े हुई हत्या की ये वारदात पूर्णिया के सरसी में घटी, लेकिन सियासत 300 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में तेज हो गई। आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि अपराध से जुड़े मामलों की सही तरीके से जांच नहीं हो रही। ये लोग जिनका नाम हम लोगों ने गिनवाया, अगर सही से ढंग से अगर निकलवा दिया जाए, अगर जांच होने लगे, तो नीतीश कुमार जी की पूरी कैबिनेट, पूरे मंत्री से विधायक से लेकर के सब लोग बेवजह में मिले। तेजस्वी यादव के आरोपों का जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी बोलते रहेंगे और सरकार काम करती रहेगी। ललन सिंह ने कहा कि सरकार पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं करती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में न किसी को बचाया जाता है और न किसी को फंसाया जाता है। यह काम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माता और पिता के राजकाज में होता था, तो उनको वही समझ में आता होगा कि ऐसा ही हो रहा है। रिंटू सिंह की हत्या का सच क्या है? क्यों हुई हत्या? किसने करवाई हत्या? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि सरसी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए राजनीतिक साजिश करार दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट।
और वहीं देखिए अब रिंटू सिंह की पत्नी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है। साथ ही अनुलेखा सिंह ने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग भी की है। प्रशासन से हमको विश्वास नहीं है, सीबीआई जांच करवाई और शुरू से ये नहीं कि अब हुआ है तो अभी से स्टार्ट करेंगे। भुट्टन सिंह जहां से भी है वहीं से स्टार्ट हो। और अगली खबर समस्तीपुर से, जहां पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त की है। साथ ही एक ट्रक के साथ 2 पिकअप वैन, एक बोलेरो और एक कार को जब्त किया है। एसपी ने बताया कि करीब 3000 लीटर शराब जब्त की गई है जो हरियाणा से लाई जा रही थी। हालांकि पुलिस की छापेमारी से पहले ही धंधेबाज फरार हो गया। एक ट्रक दारू, कई पिकअप और मोटरसाइकिल पकड़े गए हैं जो कि वहाँ पे दारू का अनलोड कर रहे थे। लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और इसका लिंक हरियाणा से आया है। तकरीबन 3000 लीटर से ऊपर का शराब। गया में नक्सलियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने जिन लोगों की हत्या की है उसी घर में मुठभेड़ के दौरान 4 नक्सलियों को मार गिराया गया था। माना जा रहा है कि मुखबिरी के आरोप में 4 की हत्या की गई है। एसएसपी ने बताया कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो मुखबिरी के आरोप में उसके यहाँ पहले भी 3-4 बार ये लोग शायद गए थे, मगर वहाँ से उनकी सूचना नहीं मिली। उसी क्रम में इन लोगों ने कल इनको सूचना थी, एक सरजू सिंह भोक्ता करके है कि वो आया हुआ है, उसका पूरा परिवार वहाँ पे था। तो उसी में उसी जहाँ एनकाउंटर पहले हुआ था सेम घर है वो, तो वहाँ पे टॉर्चर करके लटका के मार दिया है। बहुत ही कायराना हरकत है। और यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तरुण कुमार अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। संजय जायसवाल ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस जिस तरीके से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है उससे उसका सफाया बिल्कुल तय है। कांग्रेस के समस्तीपुर के बहुत सारे प्रमुख नेता कांग्रेस के युवा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वहीं इस दौरान नित्यानंद राय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुस्तान की संस्कृति और विरासत से कांग्रेस परिचित नहीं है और सत्ता के अलावा कांग्रेस का कोई संस्कार नहीं है। संस्कृति, हिंदुस्तान की विरासत, हिंदुस्तान के संस्कार से कांग्रेस बिल्कुल परिचित नहीं है। वह सत्ता के अलावा न कांग्रेस की पहले कोई संस्कार रही है, न ही कांग्रेस देश की संस्कृति की खुशबू से उसको कोई सुगंध मिलता है। गंगा का पानी कम होने के बाद एक बार फिर गंगा पाथवे का काम तेज हो गया है। दीघा से दीदारगंज तक बन रहे 20 किलोमीटर लंबे पाथवे को दिसंबर 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर पटना में बन रहे गंगा किनारे गंगा पाथवे का काम एक बार फिर से तेजी से शुरू हो चुका है। यानी बाढ़ की वजह से बीच में जो काम था उसमें बाधा उत्पन्न हुई थी और जो मशीनें थी तमाम मशीनें यहाँ पर डूब गई थी। उसके बाद फिर से एक बार निजात मिला है पानी से। तो देख सकते हैं जो मजदूर हैं वो अपने काम में जुट गए हैं। ठेकेदार से लेकर इंजीनियर हैं वो तत्पर हैं और बड़ी बड़ी जो जेसीबी मशीनें हैं वो फिर से लगाई गई है। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन 20 किलोमीटर की लंबाई है इस गंगा पाथवे की और सीएम नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसकी लागत जो है 3340 करोड़ बताया जा रहा है और लक्ष्य जो है 2021 के अगस्त तक ही रखा गया था। हालांकि बाढ़ की वजह से लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। फिर से एक नया टारगेट रखा गया है, 2022 तक हर हाल में इसे पूरा करना है। और दीघा से लेकर दीदारगंज तक ये जो आप देख रहे हैं गंगा पाथवे, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। यानी पटना
का ये एक नया लुक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो अशोक राजपथ में जाम की समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। कुल 8 जगह कनेक्टिविटी रखा जाएगा जो दीदारगंज से दीघा तक, यानी पूरब से पश्चिम जो कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगा और निश्चित रूप से राजधानी वासियों को जाम से निजात मिलेगी। साथ ही जो मरीन ड्राइव का मजा है इस गंगा पाथवे पर लोग ले सकेंगे। तो निश्चित रूप से एक बार फिर से नया लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद यही करते हैं कि जो प्रमंडलीय आयुक्त ने बैठक की है, जो लक्ष्य रखा है दिसंबर 2022 तक ये काम पूरा हो सके और राजधानी वासी मरीन ड्राइव का लुत्फ उठा सके। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।